नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम गल्फ कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे इस रीजन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC CGL, बैंक PO क्लर्क, क्लैट, KVS। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने UPSC पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 UPSC एग्जाम में 664 रैंक आई है। डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज की बात हो रही है। पहली कंट्री है कुवैत, दूसरी है ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, मैं कतर बोलूँगा, कतर, बहरीन। अब देखो, हम इनको गल्फ कंट्रीज प्राइमरीली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6 की 6 कंट्रीज मेंबर्स हैं GCC की। GCC के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखो, इसको बनाया गया था 1981 में। उस जमाने में ईरान इराक वॉर की जो आग पूरे रीजन में फैल रही थी, उससे इन देशों को डर लग रहा था कि इनके ट्रेड, इनकी इकोनॉमीज को भी नुकसान हो सकता है। तो अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और ईरान इराक वॉर को रोकने के लिए, दोनों देशों को समझाने के लिए कि जंग की आवश्यकता नहीं है, GCC बनाया गया था। ऑफ कोर्स बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे बहुत चेंज हो गए और आज के ज़माने में इसको GCC को अरब नेटो कहा जाता है। अरब नेटो, आपको पता है नेटो एक अलग से है, तो ये अरब नेटो कहते हैं इस रीजन की नेटो। तो यहाँ पे इसका इतना एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे GCC इतना आगे आ गया। और यहाँ पे आपका ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इराक, जो खुद भी एक अरब कंट्री है, वो GCC का मेंबर क्यों नहीं है। ये सबको समझाने के लिए मुझे मैप का सहारा लेना होगा। अब देखिए, ये है मैप। यहाँ पे आप नज़र डालें तो ये इंडिया है। इंडिया की वेस्टर्न साइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको गल्फ कंट्रीज़ दिखेंगी। अब हम गल्फ कंट्रीज़ इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉर्डर टच करती है पर्शियन गल्फ को। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो अरब कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनकी कोस्टल लाइन पर्शियन गल्फ को टच करती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, UAE और ओमान। अब इंटरेस्टिंगली आप देखोगे, इराक की बहुत ही छोटी बॉर्डर है यहाँ पर, ये जो कोस्टल लाइन है जो टच करती है पर्शियन गल्फ को, बहुत ही कम। मगर फिर भी टेक्निकली इराक एक अरबिक कंट्री है। क्या ईरान एक अरब कंट्री है? नहीं, ईरान एक अरब कंट्री नहीं है। तो अरब कंट्री सारी यहाँ पर आती हैं और जो जो पर्शियन गल्फ को टच करती हैं हम उनको कहेंगे अरेबिक कंट्रीज, जो पर्शियन गल्फ को, जिनकी कोस्टल लाइन टच करती है। अब इंटरेस्टिंगली GCC के मेंबर्स भी वही हैं जो अरब कंट्रीज हैं जिनकी जो कोस्टल लाइन है वो पर्शियन गल्फ को टच करती है, एक्सेप्ट इराक। इराक को देखिए GCC में लाने की कोशिश की गई थी, मगर कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ इश्यूज थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसकी वजह से दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो पाया और इराक GCC में नहीं आ पाया। मगर वैसे देखा जाए जोग्राफिकली, और जो इराक एक वैसे एक अरब कंट्री है, पर्शियन गल्फ से इनकी जो कोस्टल लाइन है वो भी टच करती है, तो उसके हिसाब से इनको GCC में होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो GCC में अब आप देख पाओगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आप देखोगे बहरीन, 3 हो गई। अब बाकी 3 है कतर, UAE और ओमान। ऑलराइट, तो ये 6 की 6 कंट्रीज़ बनाती हैं GCC। और अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि पर्शियन गल्फ से इनकी कोस्टल लाइन टच करती है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे जो ये नैरो कॉरिडोर देख रहे हो आप, ठीक है, अब आपको ये तो पता है ये सारी कंट्रीज एनर्जी रिच हैं, ना सिर्फ ऑयल रिच, एनर्जी रिच, मतलब कि यहाँ पर गैस के भंडार हैं, ऑयल के भंडार हैं और ये पूरे वर्ल्ड में एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। यहीं से ज़्यादातर जो शिप्स होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एनर्जी हंग्री कंट्रीज़ है जैसे चाइना, इंडिया और भी यहाँ पर नीचे आप देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अगर ऑयल इनको बेचना है तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे ईरान जो है ये भी अगर चाहे अपनी नेवी के साथ स्ट्रेट ऑफ हरमूज चोक कर सकता है।
तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है सऊदी अरेबिया और ईरान की एनिमिटी का। ऑफ कोर्स इसमें शिया सुन्नी का एलिमेंट भी है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स में रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता जितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट करते हैं। आप कई बार देखोगे कई देश जो जिनका रिलीजन आपस में हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एनिमिटी रही है उन दोनों रिलीजन्स में, मगर तब भी जब उनको एक इकोनॉमिक कारण दिखता है जिसमें वो एक साथ आ सकते हैं तो वो एक साथ आते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज को लेकर यहाँ पर इस रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि कल को अगर ईरान चाहता है तो इसको ब्लॉक करके देख ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे इनकी जो इनकम है उसको वो कट कर सकता है। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हरमूज में आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा चाइना डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से यहाँ पे शिपमेंट्स निकलती है ऑयल की, और पूरा फिर अरेबियन सी से निकल कर फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल कर साउथ चाइना सी से गुजर कर तो जाके चाइना में पहुँचती है। इसलिए चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है ग्वादर पोर्ट पर, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर, ये है ग्वादर पोर्ट। तो चाइना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज से सीधा जो ऑयल की शिपमेंट्स है वहाँ पर ग्वादर पोर्ट पे आए, और यहाँ पर चाइना रेल रोड्स और हाईवेज का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को बेसिकली एक पैसेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारे जो यहाँ पे शिपमेंट्स होंगी यहाँ पे ले जाकर यहाँ से कैरी की जाएंगी, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है ये वाला एरिया, इससे गुजरकर चाइना पे लाई जाएगी। तो यहाँ पर आप सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी ज़्यादा क्यों है यहाँ पे आप समझ पाएंगे। सो अभी के लिए मैप से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में। अब देखो ये है जीसीसी मेंबर स्टेट्स। अब इंटरेस्टिंग बात ये है जीसीसी ज़्यादातर मीडिया में यूज़ होता है और जगह भी हम बोलने में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्ज़ाम में भी आपको जीसीसी ही मिलेगा, मगर जो ऑफिशियल नेम है जो डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है नाम वो है द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ मतलब पर्शियन गल्फ की बात चल रही है, वहाँ पे जो कोस्टल लाइन जो टच करती है अरब स्टेट्स की वहाँ पर, और ऑफ कोर्स वहाँ पे इराक भी होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली इराक नहीं है। तो ये 6 मेंबर्स हैं। अब हम जो 6 मेंबर्स हैं यहाँ पे इनके बारे में बात करेंगे। देखो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई बेसिकली एक फेडरेशन है 7 एमिरेट्स का। एमिरेट्स बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक एक रॉयल फैमिली वहाँ पे राज कर रही है। अब जो वहाँ पर हेड होता है उस पूरे रीजन का उसको एमिर कहा जाता है, तो वहीं से निकलता है एमिरेट्स। ठीक है, ये आपको बस यहीं पे मिलेगी, अरब स्टेट्स में ये चीज़ मिलेगी और कई जगह पे इतना इस्तेमाल नहीं करते ये। ठीक है, तो जो 7 एमिरेट्स हैं जिनको जोड़कर यूएई बनता है वो है अबू धाबी, दुबई, शारजा जहाँ पे बहुत फेमस इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस भी होते थे, अब नहीं होते, फिर है रस अल खमाया, फिर है अजमान, फिर है अल क्वैन। ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेन आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कितने एमिरेट्स से मिलकर यूएई बनता है। फिर मैंने कैपिटल आपको बताई थी, उसमें से अबू धाबी कैपिटल है। टोटल एरिया इतना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये याद रखना है जो इनका नेशनल डे है वो है 2 दिसंबर 1971 को। और उसके अलावा रिलीजन ऑफ कोर्स इस्लाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, और जो करेंसी है यहाँ की वो है दिरहाम। ये एक्सचेंज रेट है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, करेक्ट नहीं है, और एक्सचेंज रेट के बारे में आपको पता भी नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो करेंसी याद रख लीजिएगा वो है दिरहाम। फिर आता है किंगडम ऑफ बहरीन। इंटरेस्टिंग कंट्री है, काफ़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, इसको कल्चरल हब माना जाता है, और यहाँ के सोप ओपराज मतलब टीवी शोज़ भी काफ़ी फेमस हैं। तो देखो किंगडम ऑफ बहरीन एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो मतलब कि आइलैंड्स का ग्रुप है। टोटल 33 आइलैंड्स हैं किंगडम ऑफ बहरीन में, तो आर्कीपेलगो उसको कहते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, डिस्टेंस नहीं होता उनमें, तो उनको आर्कीपेलगो कहा जाता है। तो 33 आइलैंड्स का ग्रुप है किंगडम ऑफ बहरीन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 33 आइलैंड्स हैं आर लोकेटेड इन दी अरेबियन गल्फ बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में है छोटा सा बहरीन, जो छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बनता है। कैपिटल है इनकी मनामा, और लार्जेस्ट सिटी भी इसकी यही है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करेंगे। फिर आता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मैं आपको ये बताना भूल गया कि बहरीन की करेंसी क्या है। बहरीन की करेंसी है दिनार, DINAR, दिनार। अब देखो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है पूरे गल्फ रीजन में, डोमिनेट करती है, बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का। और उसके अलावा इस्लामिक श्राइन्स जो हैं बहुत ही फेमस, ऑफ कोर्स मक्का और मदीना, आई एम श्योर आप सबको उसके बारे में पता होगा, वो भी सऊदी अरेबिया में ही है।
और उसके अलावा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस पे ध्यान मत देना, अलग से हम डिस्कस करेंगे। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सऊदी अरेबिया की वो है अरबिक। नेशनल डे इनका मनाया जाता है 23 सितंबर हर साल, और जो करेंसी है इनकी वो है सऊदी रियाल, दिनार नहीं है, एक्सचेंज रेट पर ध्यान मत देना। फिर है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, जी हाँ, CITY लगा दीजिए, कुवैत की कैपिटल बन जाएगी, बस यही है। इनकी करेंसी है दिनार, और इस वक्त मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है। अगर हम एक कुवैती दिनार खरीदना चाहें इंडियन रुपीज़ में तो अराउंड 210 रुपीज़ का पड़ेगा। हालांकि ये चेंज होते रहते हैं एक्सचेंज रेट, ये बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुवैती दिनार बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, ठीक है, ज़्यादातर टॉप 5 में ही रहती है, ये आजकल नंबर 1 पे है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कुवैत जो है दुनिया की चौथी सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला देश है, ऑलराइट। और उसके अलावा इसको हॉलीवुड ऑफ गल्फ भी कहते हैं क्योंकि कुवैत में बहुत ज़्यादा इनके टीवी शोज़, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आप देखोगे बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको जैसे इंडिया जैसी फिल्म इंडस्ट्री आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन चाइना में भी आपको इंडिया जैसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की है और जितनी वाइब्रेंट है। तो इसलिए इसको हॉलीवुड ऑफ द गल्फ भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोप ऑपराज और थिएटर वगैरह काफ़ी, इनका एक कल्चर काफ़ी अच्छा है उसका, और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो भी इसको काफ़ी हद तक प्रमोट करती है। फिर है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, काफ़ी एक फेमस सिटी है गल्फ रीजन में, और जो इनकी करेंसी है वो है रियाल। ओमान के पास ऑयल के इतने खास रिजर्व्स नहीं हैं, बहुत ही मॉडेस्ट रिजर्व्स हैं, मगर जो इनकी पोजीशन है जोग्राफिकली वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्शियन गल्फ जब खुलता है, जो उसका मुंह है पर्शियन गल्फ का, वहीं पर ओमान है, और स्ट्रेट ऑफ हरमूज में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल रहता है ओमान का। और एक पीसफुल कंट्री है रिलेटिवली, ज़्यादा यहाँ पर टर्बुलेंस देखी नहीं गई कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रीजन। फिर है कतर या कतार जैसे भी आप कहें। तो देखिए कतर की आपको ये याद रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है, दोहा, बहुत ही फेमस कैपिटल है, बहुत फेमस एग्रीमेंट्स हो रखे हैं यहाँ पर। अब देखो कतर रिसेंटली आपको पता है न्यूज़ में ही बहुत है, उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, बहुत लंबी 30 मिनट लंबी वीडियो है, 6 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं उसको, आप वो भी देख सकते हैं स्टडी IQ वीडियो सेक्शन में। और उसके अलावा देखिए पॉपुलेशन जो है कतर की बहुत कम है, और बेसिकली ये ऑयल रिच उतनी नहीं है जितनी गैस रिच है, यहाँ पे नेचुरल गैस की भरमार है, और बहुत सारी कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया को ये अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से एक बहुत ही रिच कंट्री उभर के आया है कतर। कतर के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका जो यहाँ पर करेंसी है वो है रियाल, RIYAL, रियाल। अब GCC के बारे में कुछ जानते हैं। GCC के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है रियाद में। अभी तक GCC में सिर्फ 6 मेंबर ही रहे हैं सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से GCC की शुरुआत हुई थी 6 ही मेंबर रहे हैं, ना कोई ऐड हुआ है ना किसी को निकाला गया है। फ्यूचर में हो सकता है जॉर्डन, मोरक्को, यमन, ये 3 देश GCC में शामिल हो जाए, मगर अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, ये बस स्पेक्यूलेशंस हैं। हाँ, रियाद कैपिटल किस देश की है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो अगर हम 2014 का जो डेटा है उस पर नज़र डालें, ये मैंने GCC की वेबसाइट से लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे GCC में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 9.5 मिलियन स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं GCC कंट्रीज़ में। ऐसा क्यों है, इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि GCC अपने एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि दुनिया भर से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए आए, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स खुले, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आते हैं तो उससे उस देश को भी कमाई होती है। मगर GCC कंट्रीज़ को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब से ऑयल प्राइसेस क्रैश करने लग गए, GCC कंट्रीज़ को ये महसूस हुआ कि उनको अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का जब अंत हुआ था तब से लेकर अब तक GCC कंट्रीज सिर्फ रिलायंट है अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर। वो ऑयल या नेचुरल गैस जो भी आता है उसको बेच देते हैं, उससे उनको जो भी रेवेन्यू आता है उससे एक बहुत ही अच्छी लाइफ वहाँ के लोग बिताते हैं। मगर उनको अब ये महसूस हो रहा है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सोलर एनर्जी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, और भी वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है। तो हो सकता है आज से 30-40 साल बाद कंट्रीज़ की जो एक डिपेंडेंस है ऑयल पर या नेचुरल गैस पर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तब ये GCC कंट्रीज़ क्या करेंगी? तो फॉर्चुनेटली इन GCC कंट्रीज़ के बाद एक ऑप्शन है,
वो ऑप्शन है कि अपना जो इनके पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग भी लाए, सर्विस सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करें, आईटी जॉब्स को यहाँ पे क्रिएट करें। तो बेसिकली अब एक्सपोर्ट्स के अलावा और तरीके से भी, ऑयल या नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट्स के अलावा और तरीके से भी इनकम जनरेट करने के सोर्सेज वो ढूंढे। अभी देखिए 2014 के हिसाब से जो 6 जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनकी टोटल वैल्यू लगाई जाती है जीडीपी के अकॉर्डिंग 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी जीडीपी की वैल्यू है। और इसमें से एक्सपोर्ट्स इतने हैं, इम्पोर्ट्स इतने हैं, ये चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि जीसीसी का फ्यूचर क्या हो सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अभी के लिए जीसीसी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने की क्यों कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट कितने आते हैं जीसीसी कंट्रीज़ में एवरी सिंगल ईयर। जो मेजर चंक आता है वो सऊदी अरेबिया है, और जीसीसी कंट्रीज़ टूरिज़्म को भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर देख रही है जिससे वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकती है इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट्स पे वो डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। कतर पे अभी आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग जाते हैं कतर में, मगर जब फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें ऑफ कोर्स टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगेन ये भी एक स्टेप है उनका अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में। तो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बार मैप पे फिर नज़र डालते हैं। तो देखो ये है हमारा गल्फ रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सराउंडेड बाय रेड सी, ये है यहाँ पर रेड सी, ठीक है। और फिर है यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे है अरेबियन सी, और फिर आता है गल्फ ऑफ ओमान, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑल इम्पॉर्टेंट द पर्शियन गल्फ। अब देखो जो 6 कंट्रीज़ जीसीसी के मेंबर्स हैं वो है कुवैत, यहाँ पर बहरीन, मैंने आपको बताया था कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में है किंगडम ऑफ बहरीन, छोटे छोटे आइलैंड से ये बना है। फिर है यूएई और ओमान। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये है इराक, और ये है जॉर्डन। जॉर्डन भी जीसीसी का मेंबर बनना चाहता है, मोरक्को भी बनना चाहता है। मोरक्को कहाँ पर है? मोरक्को यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न अफ्रीकन जो साइड है, यहाँ पे ये है मोरक्को, और यहाँ पे ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आई होप आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप अगर नज़र डालें तो आपको जॉर्डन के साथ ये दिखेगा यमन। यमन भी जीसीसी का मेंबर बनना चाहता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम उस पर भी वीडियो इन द कमिंग फ्यू डेज आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। स्टडी हार्ड, कीप वर्किंग एंड यू विल सक्सीड। गॉड ब्लेस यू ऑल।